और आज अड्डा में हम जो अड्डेबाजी करने वाले हैं उसमें हम आज बाजार की बात करेंगे, लेकिन बाजार में आज ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा। आज सीधे एक्शन की बात होगी, यानी शेयर्स कौन से लेने हैं, कहाँ पे खरीदारी करनी, किस सेक्टर के शेयर्स होनी चाहिए। क्योंकि ज्ञान की चर्चा हम लोग दिन भर करते रहते हैं और बहुत सारा ज्ञान आपको है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि अंत में हम यही पूछते हैं ना कि लेना क्या है। तो ये जो लेना क्या है इसका उत्तर आज इसमें दिया जाएगा। हमारा मानना है कि बाजार में काफ़ी तगड़ा करेक्शन हो चुका है ऑलरेडी, इसलिए एक सही वक्त हो सकता है आपके लिए लंबे समय के निवेश के लिए। हाँ, हो सकता है कि यहाँ से भी बाजार थोड़ा और ऊपर नीचे हो, उससे बिल्कुल घबराने या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सही वक्त आपको कभी बता के नहीं आएगा, बॉटम कभी आप पकड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए जानकारों की मानना चाहिए और धीरे धीरे निवेश की तरफ कदम बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ऊपरी स्तरों से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुके हैं और ये एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव पोर्टफोलियो बनाने का समय है। तो मैं ज़्यादा ज्ञान न देते हुए सीधे आपका परिचय कराता हूँ हमारे आज के मेहमानों से, जिनसे हम आपकी मदद कराएंगे बहुत अच्छे शेयर्स के जरिए। पहले गेस्ट हैं जिनका नाम है गौरांग शाह और अक्सर आप इनसे मिलते हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज में, और आप इनके गेटअप से समझ सकते हैं कितनी ज़बरदस्त आज बातचीत हमें बताने वाले हैं। अभय अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, फाउंडर हैं पाइपर सैरिका के, फंड चलाते हैं और बहुत ही अच्छे स्टॉक पिकर के तौर पे हम इनको जानते हैं, कई बार हमारी मदद कर चुके हैं। राहुल अरोड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो सीईओ हैं निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक अग्रवाल हमारे साथ हैं, मैनेजिंग पार्टनर ऑक्सफोर्ड कैपिटल के। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम चाहेंगे कि आप चारों मिलकर हमारे दर्शकों को बढ़िया से स्टॉक बताएं जिस पे वो निवेश करें, आराम से शांति से बैठे रहें, चैन की नींद लें और वेल्थ क्रिएट करें। ये प्रॉमिस के साथ हम आज ये शो करने वाले हैं, क्योंकि हमको लगता है मार्केट अब ठीक ठाक करेक्शन हो चुका है। आप मेरी इस बात से अगर सहमत नहीं हैं तो एक लाइन बोल सकते हैं। गौरांग सर, मार्केट हो चुका ठीक ठाक करेक्शन, सही समय है अभी? धन्यवाद वाजपेयी जी आपका, और आप सभी को शुभ संध्या हमारी तरफ से। तो कभी कभी मेरी विचारधारा इसमें परिवर्तन होती है कि अगर आपको 18,000 या 18,600 में बाजार इतना अच्छा लगता था, या फिर 62,200 जो कि सेंसेक्स की सर्वोच्चम स्तर था तब अच्छा लग रहा था, तो इन स्तरों पर आपको क्यों नहीं अच्छा लगना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है कि गिरावट अगर आप अंक में देखें तो आपको ज्यादा दिखेगी, लेकिन यही गिरावट अगर आप प्रतिशत में तब्दील करते हैं वाजपेयी जी, तो मेरे ख्याल से 15% या उससे ज्यादा की गिरावट। और अगर आपके पास 15-20% जोखिम झेलने की क्षमता नहीं है तो आपको बाजार में आने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अक्सर ये ही राय देते हैं कि अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है तो ही आप शेयर बाजार में आकर के निवेश कीजिए। तो ये जो स्तर है 15% के आसपास या उससे ज्यादा का जो करेक्शन हमने सूचकांक में देखा है, मेरी राय में मेरे ख्याल से ये बेहतरीन मौका है लंबी अवधि के लिए। जो निवेशक है उनको मैं ये नहीं कह रहा कि सस्ते हो गए हैं शेयर, लेकिन हाँ आकर्षित हो गए हैं, ये मैं बिल्कुल कह सकता हूं। तो जाहिर है कि ये करेक्शन का फायदा उठा करके आपको बिल्कुल निवेश करना चाहिए। तो बस सर फिर शुरू कर दिया जाए हम लोग आज बिना ज़्यादा ज्ञानवान के। गौरव सर बताइए, पहला स्टॉक कौन सा है जहाँ पे आप कह रहे हैं कि ये सही मौका है, लपक लेना चाहिए? जी बिल्कुल, तो हमने कोशिश करी है अलग अलग क्षेत्रों से पसंदीदा शेयर, चाहे दिग्गज या फिर कुछ मझौले शेयर आपके सामने रखें, निवेशकों के सामने रखें, ताकि उनकी जो उलझन है वो हम सुलझा सके। तो हमने स्पेशलिटी केमिकल क्षेत्र को हमने चुना है, और हम सबको पता है वाजपेयी जी के इंडिया चाइना +1 के पॉलिसी के बारे में। और एक समय था जब ये नीतियां लागू हुई थी पूरे विश्व भर में, तो भारत में स्थापित जो स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने वाली कंपनियां हैं उनको बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला था। फिर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हुआ और अब वापस से रुझान ऊपर की तरफ। तो हमने टाटा केमिकल्स को पसंद किया है। ये दुनिया भर में तीसरी सबसे बड़ी सोडा ऐश बनाने वाली कंपनियां हैं। इनकी उत्पादन क्षमता एशिया, यूरोप, अफ्रीका और नॉर्दर्न अमेरिका में है। कंज्यूमर, एग्री और स्पेशलिटी केमिकल्स, ये और भी उनके कारोबार है जिनसे योगदान बैलेंस शीट पर आता है। और अगर आप चौथी तिमाही पर नजर डालें तो मेरे ख्याल से मूल्यांकन को लेकर के आकर्षित होगा, इसलिए हमने टाटा केमिकल्स को लंबी अवधि के लिए उतारा है। लक्ष्य अगर आप मुझे पूछे तो लंबी अवधि में 1200 के आसपास का लक्ष्य निर्धारित किया है। टाटा केमिकल्स, और बड़ी ज़बरदस्त कंपनी, इसमें तो बहुत सारी खबरें हैं और बैटरी वैटरी का भी एक प्ले हम लोग बीच बीच में सुनते रहते हैं कि टाटा मोटर्स के साथ भी कुछ काम वाम करना चाहते हैं। ये हाल फिलहाल में एक अनाउंसमेंट भी आया था।
तो जैसा कि गौरांग सर कह रहे हैं, टाटा केमिकल, इस पे ध्यान रखिए, स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे दिख रहा है। राहुल अरोड़ा जी, आप भी बहुत स्टॉक पिकर माने जाते हैं और बहुत सारे, जैसे कि आपके डेजिग्नेशन में था इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के हेड हैं आप, तो बताइए क्या आपके खजाने से एक हमारे दर्शकों को मिलने वाला है? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो नीरज जी। तो आई थिंक आपका वीकेंड का शो है, तो मैंने एक्चुअली आपके कलीग को 3 ऐसे स्टॉक्स दिए थे जो आप वीकेंड पे ही कंज्यूम कर सकते हैं। आप जिस पे भी चर्चा करना चाहे हम कर सकते हैं, पर आई थिंक 3 ऐसे नाम जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो है पीवीआर, इंडियन होटल्स और वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, जो कि मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी है। एक एक करके सर, एक एक करके बताइए। एक पहले पीवीआर पे बताइए। देखिए नीरज जी, सीन ऐसा है कि कोविड से पहले तो माहौल काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन कोविड के हाइट्स में बहुत चर्चा हो रही थी कि जो ओटीटी है, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वगैरह, इनके चलते सिनेमा गोअर्स पे बहुत गहरा असर पड़ेगा और इनकी व्यूअरशिप इतनी नहीं होगी। हालांकि हमने देखा है कि जब जब सिनेमा खुले हैं लॉकडाउन के दौरान, हालांकि छोटे छोटे पीरियड्स के लिए, अब तो सब खुल गए हैं, बहुत ही बेहतरीन फुटफॉल्स हैं। इनफैक्ट जो हम आज की डेट में एवरेज टिकट प्राइसेस देख रहे हैं, दीज आर वन ऑफ द हाईएस्ट एवरेज टिकट प्राइसेस ऑन एन ऑल इंडिया बेसिस एवर फॉर द मल्टीप्लेक्स सेक्टर इन इंडिया। तो आई थिंक जिस तरह का कंटेंट क्रिएट हो रहा है, जितने 100 करोड़ 200 करोड़ प्लस मूवीज की बात की जाती है, जिस तरह से एफएनबी, जो फूड एंड बेवरेज जो आप कंज्यूम करते हैं थिएटर में, उनके मार्जिन्स देखिए। टिपिकली क्या होता है कि जब आप एक टिकट खरीदते हैं, उसका जो ग्रॉस मार्जिन होता है वो करीबन 55% के आसपास का होता है। जब आप फूड और बेवरेज कंज्यूम करते हैं थिएटर में, उसका ग्रॉस मार्जिन करीबन 75% के आसपास होता है। और जो एडवर्टाइजिंग आप देखते हैं सिनेमास में, उसका ग्रॉस मार्जिन एक्चुअली 95-96% होता है। तो मुझे लगता है कि ये सारे लीवर जो हैं, अच्छे कंटेंट के चलते आपको बहुत ही बेहतरीन अर्निंग्स ग्रोथ दे सकते हैं। ज्यादा महंगे नहीं है, हिस्टोरिकली इनके कंपैरिजन में थोड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा थ्रेट था ओटीटी का, वो काफी हद तक रिसीड हो गया है। फुटफॉल्स आ रहे हैं, पिक्चरें अच्छी कर रही हैं, और मुझे लगता है कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको ये मल्टीप्लेक्स सेक्टर से आगे जाके दिखेंगे, ये इनकी हिस्ट्री में कभी आपने शायद पहले देखे नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन रीसेट्स ऊपर की तरफ होते रहेंगे। इफेक्टिवली अगर ये मर्जर चला गया नीरज जी, तो आई थिंक पीवीआर आइनॉक्स इज गोइंग टू बी वन एंटिटी विच इज पीवीआर। इसीलिए मैंने पीवीआर को सिलेक्ट किया है, और अगर आप आज भी इसे खरीदें तो मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी गुड लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। राहुल जी, बड़ा महंगा पॉपकॉर्न देते हैं लोग। देखिए टिकट से ज्यादा पॉपकॉर्न में पैसे खर्च हो जाते हैं। मैं इसका जवाब ऐसे ही दूंगा नीरज जी, के पेट्रोल भी 125 रुपए का है, लेकिन लोग भराते तो हैं। तो इट इज ऑलवेज व्हाट यू कैन कंज्यूम एट अ प्राइस। यू नो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ नीरज जी। जब आप बिस्किट की बात करते हैं ना, आप बिस्किट का जो भाव है वो 4 से 5 रुपए ओवरनाइट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक 25% का हाइक होता है, और आपकी जो टीजी है, जो टारगेट ग्रुप है, वो उसको अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर मैं सिनेमा गोअर हूं और मैंने अगर समझो 500 रुपए की टिकट रातों रात 520 कर दी, तो जो सिनेमा गोअर है उसके वॉलेट पे इतना फर्क नहीं आएगा, लेकिन एज अ कंपनी मुझे उसका जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो बहुत भयंकर मिलता है। तो आई थिंक देयर इज अ टेकर फॉर एवरी प्रोडक्ट एट एवरी प्राइस। ये बात तो सही है। अच्छा, मैंने तो अभी हाल फिलहाल में कोई फिल्म नहीं देखी है, आप लोगों ने देखी है क्या फिल्म? मतलब बताइए किसने किसने हाल फिलहाल में मल्टीप्लेक्स में जाके फिल्म देखी? बहुत सारी ब्लॉकबस्टर आ चुकी। अभय जी, आपने देखी फिल्म? मैंने तो 4-5 फिल्में देखी हैं बच्चों के साथ अपने, और बहुत मजा आया। अभी गए थे RRR देखने, उसके पहले मार्वल की पिक्चर आई, वो देखी। तो अभी टॉम क्रूज की आई है पिक्चर, वो भी मैं देखने जा रहा हूँ। तो राहुल ने जैसा कहा, बिल्कुल मैं तो वैसे ही हूँ। मतलब जो बटुआ है वो खाली हो जाता है जब तक बाहर निकलते हैं, पर खुशी से खाली हो जाता है कि चलिए मजा आया। गौरांग सर, आप भी गए हाल फिलहाल में? मैं ये उम्मीद रखता था कि आप मुझे ये सवाल ना पूछें, क्योंकि मैं निराश करूंगा आपको और शायद राहुल को भी। क्योंकि आखिरी पिक्चर जो मैंने मल्टीप्लेक्स में जाकर के देखी थी वो थी 3 इडियट्स। मेरे ख्याल से 10-12 साल हो गए, और ना तो मुझे पिक्चर देखने का इतना शौक है, ना ही पॉपकॉर्न खाने का। नहीं, मैं इस सवाल को मैं दूसरे तरफ घुमा देता हूँ। देखिए, ये आप हमारे पोटेंशियल क्लाइंट हैं। आज नहीं तो कल आप जाएंगे, आपके बच्चे जिद करेंगे तब आप जाएंगे, भाभी जी जिद करेंगे आप तब जाएंगे। अच्छा है, हमारे लिए और बड़ा मार्केट अभी बाकी है, अनटैप्ड मार्केट है ना। चलिए एक एक स्टॉक और बताते हैं। अभय जी, आपका क्या है पहला पिक? तो नीरज जी, मैं बात करना चाहूंगा CMS इंफो सिस्टम की, जिसका
करीब 6 महीने पहले लिस्टिंग हुई थी और स्टॉक आईपीओ प्राइस करीब 214-215 रुपए का था, फिर लिस्टिंग के बाद 300 को क्रॉस होके अब वापस करेक्शन में आईपीओ लेवल पे आ गया है। और मुझे क्यों ये अच्छा लगता है वो ये कि लोगों को ऐसा भ्रम है कि एक बार डिजिटल पेमेंट का सिस्टम आ गया तो फिर कैश जो है इकोनॉमी में उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, कम होता जाएगा, पर ये ऐसा होता नहीं है। अगर आप डेटा देखें तो जितनी करेंसी इंडिया में थी 2016 में डिमोनेटाइजेशन के बाद उससे बढ़ के उस टाइम 17 लाख करोड़ थी और अब वो बढ़ के ऑलमोस्ट 32 लाख करोड़ की हो गई है और जीडीपी का 14% जो है अभी वो कैश है करेंसी सर्कुलेशन में। तो सीएमएस कैश मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है। लोगों को लगता है सिर्फ एटीएम मैनेजमेंट करते हैं, एटीएम मैनेजमेंट तो करते हैं पर उसके साथ जैसे बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स हैं वहां पे जो कैश कलेक्शन होता है सेल का उसको लेके जाते हैं बैंक में डिपॉजिट करते हैं अपनी वैन्स में। फिर जो बैंक्स में कैश कलेक्शन होता है काउंटर्स पे कैशियर्स के पास उसको वो आरबीआई ट्रेजरी में जाके डिपॉजिट करते हैं और इस सब में अच्छा मार्जिन मिलता है। 25% का उनका स्टेडी ईबीडीए मार्जिन है और वो ग्रो कर रहा है और मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि 3 साल में रेवेन्यू टॉप लाइन डबल हो जाएगी। जो पीएटी मार्जिन है वो 14% है, 250 करोड़ का कैश है बुक्स पे। तो मतलब हर तरह से मैं देखूं और ये कंपनी करेक्शन में अब आपको 14 टाइम फॉरवर्ड के मल्टीपल पे मिल रही है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। मैनेजमेंट इसका है, राजीव कौल सीईओ हैं, पहले माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के सीईओ थे। इसका जो ओनर है 63% इक्विटी प्राइवेट इक्विटी फंड के पास है, बेरिंग कैपिटल के पास, प्रोफेशनल बोर्ड है। तो जिस तरह से मैं देखूं मुझे तो लगता है कि ये एक ऐसी कंपनी है जो भारत में जो जीडीपी ग्रोथ होगा हमारा अगले 5-10 साल में उसका पूरा फायदा उठाएगी और शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न देगी। अभी जी मैंने जब इनका रिजल्ट आया था तो मैंने देखा इन्होंने एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें भी बिल्कुल वो जो बार ग्राफ बना के इन्होंने दिखाए थे उसमें दिखाया था कि कितना सारा कैश M3 जिसको हम लोग इकोनॉमिक लैंग्वेज में बोलते हैं, इतना पैसा। मतलब ये एक्चुअली मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि इतना डिजिटल, इतना यूपीआई के बिलियंस ऑफ ट्रेड्स हो रहे हैं, उसके बावजूद कैश का इतना मैनेजमेंट करना पड़ रहा है। ये तो मतलब अनबिलीवेबल है, लेकिन है सच्चाई, ये फैक्ट दिख रहा है। नहीं बिल्कुल वो कैश रहेगा सर सिस्टम में और ये यूएस में भी है, चाइना में भी है, इंडिया में तो अभी फिर भी कम है क्योंकि इंडिया में जो कैश वेलोसिटी है वो सिर्फ 1.5 है, चाइना में 8 की है। तो अभी ये जो जितने जैसे जैसे एटीएम बढ़ते जाएंगे और अब तो आरबीआई का नया वो आ गया नोटिफिकेशन कि आप बिना कार्ड के एटीएम से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। आपके मोबाइल फोन से एक स्कैन करेंगे कोड को जो आपको एटीएम मशीन पे आएगा। तो जैसे जैसे ये चेंजेस होते हैं रेगुलेटरी, सीएमएस इन्फो सिस्टम की अर्निंग्स बढ़ती रहती है क्योंकि वो तो मैनेज करते हैं इनको। तो जैसे नई सर्विस प्रोवाइड करनी है उनको तो बैंक से सीधा रेवेन्यू और प्रॉफिट मिलता है। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है सीएमएस इन्फो सिस्टम्स और बैक बाय डेटा। मतलब ये तो आप खुद ही पढ़ेंगे तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि एक सच ये भी है कि सिस्टम में इतना कैश है जिसको मैनेज करना पड़ा। अभिषेक जी बताइए क्या खजाने में है आपके आज हमारे लिए? हेलो नीरज जी। सो जो पोर्टफोलियो सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जैसे कि आपने भी मेंशन किया कि मार्केट में करेक्शन है और बहुत डिफिकल्ट है किसी के लिए भी टाइम करना कि कहाँ पे क्या ले। तो स्ट्रेटेजिकली मेरा ये बिलीफ रहता है कि अगर आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का पोर्टफोलियो रहेगा तो फिर इस तरह के वॉलेटिलिटी को, उस तरह के स्टॉक जो है वो झेल पाएंगे, इवेंचुअली आपको पैसा बना के देंगे। तो उस लिहाज से मेरी जो बुलिशनेस है अभी भी आईटी सेक्टर में है एंड वहां पे मुझे परसिस्टेंट सिस्टम जो है वो अच्छा लगता है। मुझे ये बिलीफ है कि लास्ट कपल ऑफ इयर्स के अंदर में ही कुछ ही इंडिया की आईटी कंपनीज ऐसी हैं जो एक स्मॉल मिड कैप से अब एक लार्ज कैप वाली जो जर्नी है वो कर रही है। दैट मीन्स बिजनेस उस तरह से ग्रो कर रहा है। अगर हम परसिस्टेंट की अगर हम जर्नी देखें तो आउटसोर्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ये कंपनी आज की डेट में एक लीडिंग कंपनी है और क्लाउड एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में जो स्पेशली नॉर्थ अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो पोस्ट कोरोना के बाद उनको ये लगता है कि अब हमें आईटी में थोड़ा स्पेंड ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा एंड ऑफ कोर्स इंडिया इज रिमेन्स अ लीडिंग कंपनी। अब पॉइंट वहां है कि जो लार्ज कंपनीज होती है, एक्स्ट्रा लार्ज कंपनी लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, उनके बियॉन्ड भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है जो अब यूज हो रहा है। तो उसमें परसिस्टेंट डेफिनेटली एक कंपनी है। अगर आप रिजल्ट देखेंगे दे हैव बीन डिलीवरिंग फैंटास्टिक रिजल्ट फॉर लास्ट 2 years। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप प्राइस मूवमेंट को भी अगर आप देखते हैं तो 2011 से लेकर 2018-19 तक इस कंपनी ने एक्चुअली कुछ खास किया नहीं है, बट पोस्ट कोविड दिस कंपनी हैज डिलीवर्ड क्लोज टू 10 times in last 1.5 years। क्या बात करें, एक साल में 10 गुना।
यस, अगर आप देखेंगे इसके लास्ट 1.5 साल की स्टॉक परफॉर्मेंस में, तो ये स्टॉक 1.5 साल के अंदर में 10 गुना जो है हो चुका है। ऑफ कोर्स द पीक प्राइस वाज अबाउट 4500, एंड ऑफ कोर्स अब जो करेक्शन आया है वो एक अपॉर्चुनिटी है किसी भी इन्वेस्टर्स को देखने के लिए, बिकॉज ये पोर्टफोलियो लेवल पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एंड ये जो डिजिटलाइजेशन एफर्ट्स हो रहे हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि स्टार्ट स्टॉप बटन दबाया और हो गया, राइट। टिपिकली अगर आप देखेंगे इवन टाटा एलेक्सी भी एक ऐसी सिमिलर कंपनी आपको दिखेगी जो दूसरे डोमेन में है, बट दोनों के अंदर में एक खास बात यह है स्पेशलाइजेशन की, जो एक कंटिन्यूस मूवमेंट मेंटेन कर सकती है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से अगर किसी का भी 2 से 3 साल का व्यू है, तो डेफिनेटली यहाँ से भी स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लगता है पोर्टफोलियो लेवल। 8 मई 2020 को इसका दाम 526 रुपए था। अद्भुत स्टोरी है सच में, सचमुच, मतलब ये तो कमाल की स्टोरी। 5000 रुपए तक गया था, 10 गुना। माय गॉड। अच्छा, ये मैं इस पर बताऊँ, मैंने इसके बोर्ड रूम किया था, इसका जब नतीजे आया तो इसके मैनेजमेंट से बात की थी। जितनी मैंने आईटी कंपनी क्वार्टर में देखी, उसमें से ओनली कंपनी थी जिसका रिजल्ट सबसे बढ़िया थे। हर फ्रंट पे बेस्ट रिजल्ट परसिस्टेंट ने दिए थे। उनके मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट थे कि यहाँ से जर्नी उनकी आगे बढ़ती रहेगी। तो खैर, ये अच्छी पिक मिली है कि आप एक मिड कैप आईटी में यहाँ पे जाएं। राहुल, थोड़ा आप बता दें कि 3 आप ले आए लीजर वाले स्टॉक, तो एक और बताइए उसमें से। दूसरा एक्चुअली हम इंडियन होटल्स को देख सकते हैं। ऑब्वियसली सेक्टर लीडर है, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स हैं, बजट में जिंजर होटल्स भी हैं। आई थिंक ये भी कोविड में एक तरफ से इनका जो बिजनेस मॉडल है वो रीइन्वेंट हो चुका है, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता था कि होटल्स के रेट्स बहुत ज्यादा हैं, यू नो इट इज मोर अबाउट फॉरेन ट्रैवल। बट एक जहां तक हमने देखा है, और मैं एक्चुअली रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही इंडियन होटल्स के एनालिस्ट मीट में स्वयं गया था, एक टेक्टोनिक शिफ्ट सा आ गया है। द डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन ट्रैवलर हैज फॉलन ड्रामेटिकली एंड द डोमेस्टिक ट्रैवलर हैज इंक्रीज ड्रामेटिकली। और ये जो स्टेकेशन का कॉन्सेप्ट है, जो लॉकडाउन में काफी प्रचलित हुआ था, वो आज भी काफी हद तक चल रहा है, क्योंकि आधे से ज्यादा होटल्स बॉम्बे में तो आईपीएल की टीम्स ने ले लिया था। लेकिन अगर आप रूम रेट्स देखें जो आईपीएल के 2 महीने के दौरान में थे, ये पूरा ही ऑपरेटिंग लेवरेज है, क्योंकि उनके कॉस्ट तो वही थे और उन्होंने रातों रात आई थिंक रेट्स कुछ 50 से 100% बढ़ा दिए थे। तो आई थिंक सारे जो होटल्स हैं, टिपिकली आप अगर एम्प्लॉय टू रूम रेशियो देखें, ये जनरली 2 to 2.5 एम्प्लॉइज पर रूम होते थे। अब सारे जो हैं 1.5 to 2 टाइम्स के बीच में आ गए हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म स्टेडी कॉस्ट आपके कंट्रोल में आ गया। प्राइसिंग आपके कंट्रोल में है क्योंकि साइकिल ऊपर है। वॉलेटिलिटी थोड़ी नीचे चली गई है क्योंकि डोमेस्टिक ट्रैवल काफी हद तक ऊपर चला गया है, स्टेकेशंस काफी हद तक ऊपर चले गए हैं। और सबसे जरूरी बात है कि काफी सारे होटल्स ने अदर बिजनेस सेगमेंट्स में एंटर करना चालू कर दिया है। तो हम इंडियन होटल्स की बात करें, आप देखिए उन्होंने फूड डिलीवरी चालू कर दी है क्यूमन ऐप के थ्रू, क्योंकि ऑलरेडी कुछ 50 से 70 करोड़ का बिजनेस 2 साल में हो चुका है। तो आई थिंक ये लॉकडाउन के पीक पे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये 70 या 80 रुपए हो गया था, और आई थिंक हाल ही में इसका हाई जो है कुछ 240-50 है। लेकिन जैसे मैंने पीवीआर की बात की थी, मुझे लगता है कि ये सेक्टर में भी जो आपको रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड इस साइकिल में दिखेंगे, इनके लाइफ टाइम में इन्होंने शायद पहले कभी नहीं किया होगा। और इसमें भी मुझे लगता है कि अर्निंग्स अपवर्ड रिविजन और वैल्यूएशन अपवर्ड रिविजन का काफी ज्यादा स्कोप है। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये एकमात्र मिड कैप होटल स्टॉक है इंडिया में, और सबसे लिक्विड भी है। तो अगर आपको इन्वेस्ट भी नहीं करना और ट्रेड भी करना, आप काफी आसानी से कर सकते हैं। तो आई थिंक बेसिस ऑल दीज फैक्टर्स दैट आई हैव मेंशन्ड, मुझे लगता है कि हमारे ब्रोकिंग हाउस में जब हम प्रोजेक्ट करते हैं अगले 2-3 साल के लिए, हमें यहां से भी लगता है कि उनके जो एबिटा मार्जिन्स है वो 500 से 700 बेसिस पॉइंट एक्सपैंड हो सकते हैं। तो अगर वो हो गया तो आपकी अर्निंग्स ग्रोथ तो वैसे भी आ जाएगी, और आपका टॉप लाइन, जैसे मैंने कहा, कि डोमेस्टिक डिमांड टेक केयर ऑफ करेगा। तो आई थिंक इंडियन होटल्स इज अ मस्ट हैव एज अ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो होल्ड फॉर एनी इन्वेस्टर। राहुल, मैं बताऊँ, हम पत्रकारों को एक बड़ा फायदा होता है, ये जब आपने जो कॉन्फ्रेंस कॉल बात की तो इसमें बहुत सारे लोग गए होंगे, तो किसी ने एक मुझे नोट भेजा और इंडियन होटल का था। उसके अगले दिन चटवाल साहब से मुझे इंटरव्यू करना था, तो मुझे बड़ी मदद मिली कि मैं बिना गए हुए पूरी कॉन कॉल का जो पूरी समरी थी मेरे पास, उसमें जो 2 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो उन्होंने कहा रेव पार उनका जो 133% की दर से है, और दूसरी बात उन्होंने कही कि उनका जो होम स्टे का बिजनेस है, एम करके साथ एम से करके है, उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ है। और ओवरहेड कॉस्ट उसमें नहीं है, क्योंकि वो उस अपने होटल के आसपास ही किसी घर, बंगलो या फ्लैट को लेते हैं, जिससे कि वही स्टाफ उसको मैनेज कर लेता है।
और उनका ये मानना है कि ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है बिजनेस, जिस पे वो उतर गए हैं, और जिंजर तो वो हर शहर में खोलने की इच्छा रखते हैं। तो ये बात से तो मैं सहमत हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी चटवाल साहब ने सुनाई थी। तो इंडियन होटल, जनरली माना जाता है कि होटल कंपनियां वेल्थ क्रिएट नहीं करती, लेकिन ये आह्वान 2025 का जो प्लान उन्होंने रखा है ये वाकई बहुत ही दिलचस्प है, और इस स्टोरी में बिलीव करना चाहिए। ताज होटल में तो हमको लगता है कि ऐसा कोई नहीं होगा जिसने इस पैनल में बैठे हुए किसी व्यक्ति ने उसकी सर्विसेज न ली हों। ज़बरदस्त है। तो इंडियन होटल एक और बहुत ही बढ़िया कंपनी हमारे सामने आई। गौरांग सर बताइए क्या है अगला। तो स्पेशलिटी केमिकल्स क्षेत्र के बाद अब हमने ध्यान दिया है सीमेंट क्षेत्र पर, और यहाँ पर वाजपेयी साहब एक मझौली सीमेंट उत्पादन करने वाली कंपनी है, जो कि चौथी सबसे बड़ी उत्पादन क्षमता के आधार पर अगर आप देखे जाए तो ये चौथी सबसे बड़ी कंपनी है भारत देश में स्थापित। इनके उत्पादन क्षमता जो है वो चौतरफा फैले हुए हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी मापदंड में ये अपनी उत्पादन क्षमता फैला करके रखें। एक दिक्कत आई थी पूरे सीमेंट क्षेत्र में, वो है लागत खर्च को लेकर के। जो आंकड़े मुनाफे में आने चाहिए थे वहां पर दबाव दिखा। लेकिन अगर मैं छोटी या मध्यम अवधि पर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं और लंबी अवधि का अगर मैं नजरें रखता हूं, तो मेरे ख्याल से आपको दोनों ही क्षेत्र कमोडिटी के, सीमेंट और धातु, लोहा, मेटल्स, आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो डालमिया भारत सीमेंट, डालमिया भारत लिमिटेड, इस कंपनी को हमने पसंद किया है, और ये लगातार मैं हमारे चैनल CNBC आवाज पर मेरे ख्याल से करीबन 600 650 के दाम से मैं निवेश की राय देते आया हूं। मेरे ख्याल से 1300 के आसपास का दाम था ये करेक्शन में। लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया है वो 1650 का। और एक बात तो वास्तविकता है नीरज जी, कि अगर आपको कोई भी ढांचा खड़ा करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, चाहे वो सरकार खर्चा करती हो, निजी कंपनियां अपनी विस्तार योजनाओं में खर्चा करती हो, या फिर रियल एस्टेट सेक्टर में जो हम इतना बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं, आपको ये दो कमोडिटी लगेगी। इसके बिना आप कोई भी सक्षम और मजबूत ढांचा नहीं बना सकते। तो छोटी या मध्यम अवधि में दिक्कतें हैं, लंबी अवधि के लिए लक्ष्य 1650 का हमने रखा। 1650। अच्छा सर, इसमें एक और नया प्लेयर आने वाला है, बहुत बड़ा आ गया है बल्कि उसका क्या असर? ये नया नहीं है नीरज जी, नाम बदला है, नया नहीं है, सिर्फ नाम में परिवर्तन हुआ है। उसका नाम बढ़ाने आ गया है। ठीक है, उनके पास जिस तरीके से खजाने हैं वो शायद क्षमता और बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक दिक्कत ये भी है इस इंडस्ट्री में वाजपेयी साहब के, इतनी जल्दी आपको पर्यावरण की तरफ से जो भी अनुमति चाहिए वो नहीं मिलती, क्योंकि एनवायरमेंट काफी हानियां पहुंचाते हैं। तो नया प्लेयर आया है, लेकिन कंपनी पुरानी। बिल्कुल सही, एंट्री बैरियर है इसमें। और किसी को सीमेंट पसंद है, किसी कोई? तो फिर मैं अगले स्टॉक की तरफ बढ़ूं। अभय जी बताइए अगला स्टॉक। हाँ जी, तो नीरज जी, जैसा राहुल ने भी कभी कहा, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, काफी रिकवरी है, देख रहे हैं हम ऑलरेडी। तो उसमें एक मेरा स्मॉल कैप स्टॉक है जो मार्केट कैप करीब 4,500 करोड़ की है, वो है लेमन ट्री। और लेमन ट्री एक ऐसी कंपनी है जो बिजनेस सेगमेंट को ज्यादा कैटर करती है। अगेन कोविड के टाइम में भी उन्होंने अपने बिजनेस में काफी इन्वेस्ट किया, और उसकी वजह से जो पहले 4-4,500 बेड थे, अब वो 8,500 बेड हो गए हैं उनके। और इंडिया में उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि जहाँ पे एयरपोर्ट है, जिस भी सिटी में एयरपोर्ट है, वहां पे उनका होटल होना चाहिए। और वो पूरा लग्जरी से लेके बजट तक की पूरी कैटेगरी में है। तो जिस तरह से बिजनेस ट्रैवल बढ़ रहा है, उनको उसका पूरा फायदा मिल रहा है। और वो नंबर्स उन्होंने अनाउंस भी किए थे कि हमने देखा कि दो चीजें, दोनों जो उनके की मैट्रिक्स हैं, दोनों बढ़े। एक तो ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ के 80% के ऊपर चला गया है, जो कोविड के टाइम पे 35-36% आ गया था, फिर 60% आ गया था, वो 80% के ऊपर है, जो एक होटल के लिए बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी है। और दूसरा जो रूम रेट है, एवरेज रूम रेट है, वो भी बढ़ रहा है उनका, जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है। तो ये दोनों नंबर अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, तो एक ऐसी कंपनी जिसके पास ऑलमोस्ट मार्केट के 20% से ज्यादा मार्केट शेयर है, डिस्पाइट बीइंग अ स्मॉल प्लेयर, वो उसका मुझे लगता है फ्यूचर काफी ब्राइट है। क्योंकि एक उनकी जो बड़ी प्रॉपर्टी जो अंडर डेवलपमेंट में है, 750 बेड का होटल है नियर मुंबई एयरपोर्ट, वो जब उनका एक्टिव हो जाएगा तो कंपनी का मतलब एकदम कायाकल्प हो जाएगा, वो नेक्स्ट लीग में पहुंच जाएगी। तो जिस प्राइस पे अभी वो मिल रही है वो बहुत ल्यूक्रेटिव प्राइस है, क्योंकि कैपेक्स जितना भी था सारा फंडेड है।
जो होने वाला भी है सारा फंडेड है और कोई डेट नहीं लेना है, बैलेंस शीट काफी टाइट है, उनके एफिशिएंसीज रेशियोज देखें तो बहुत अच्छे हैं। एम्प्लॉय पर रूम का रेशियो उन्होंने 1 से भी कम कर दिया है, तो स्टाफ पर रूम। तो मुझे लगता है कि लेमन ट्री एक अच्छा काफी सालों के बाद अगले 2-3 साल में अच्छा रिटर्न दे सकता है इन्वेस्टर्स को। इसको मोटे तौर पर कह सकते हैं बजट होटल में, इकोनॉमी रेंज में, राइट सर? नहीं, इकोनॉमी रेंज भी है उनकी, पर उनके जैसे आप ओरिका करके ब्रांड है जो राजस्थान में, उनके उदयपुर जयपुर में लग्जरी होटल्स भी हैं, तो और मिड साइज होटल्स भी हैं और बजट होटल्स भी हैं, तो तीनों रेंज में है। अब उनके रेड फॉक्स होटल है, कीज है जो उन्होंने एक्वायर किया था, वो बजट साइड पे आता है बिजनेस ट्रैवल के लिए। तो अक्रॉस द रेंज है, तो थोड़ी ये अनडिस्कवर्ड स्टोरी है नीरज जी, मैं कहूंगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा सीएमएस इन्फो सिस्टम लोगों को लगता है सिर्फ एटीएम मैनेज करती है, उस तरह लोगों को ये भी लगता है कि लेमन ट्री सिर्फ एक बजट होटल है। ये बजट होटल नहीं है, इनकी काफी जो ऑलमोस्ट 30% रेवेन्यू जो है वो लग्जरी सेगमेंट से आती है। इनफैक्ट और इनके मैनेजमेंट का ये कहना है करीब 8,000 कमरे शायद हो चुके हैं इनके, 8,500 हो चुके हैं। हाँ। और अगले साल के एंड तक 10,500 हो जाएंगे जो अंडर प्रोसेस है। ये 10,000 रूम मैनेज करेगी कंपनी। अच्छा, हमें ध्यान है कि राहुल को भी याद होगा पिछले 2-3 सालों में ऐसा कोई हर दूसरे तीसरे दिन एक प्रेस रिलीज आती थी कि लेमन ट्री ने एक ये भी ले लिया, एक ये भी लिया। इतना कैपेक्स उन्होंने किया है कि हमने उनके रिसेंटली मैनेजमेंट से बात की, उन्होंने बोला हाँ अब हमारा पोर्टफोलियो लगभग कंप्लीट हो गया, थोड़ा बहुत वही बाकी है लेकिन लार्जली हो गया। 8,500 कमरे हमारे पास हो गए। अभिषेक, होटल हो गया, कैश हमने अभी, राहुल कुछ जोड़ना चाह रहे हैं क्या आप? हाँ, मैं एक्चुअली एक ही पॉइंट बोलना चाह रहा था नीरज जी। आई थिंक ये जब हॉस्पिटैलिटी की बात हो रही है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके दर्शकों को माइंड में रखना चाहिए कि ये हिस्टोरिकली एक बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर रहा है। लेकिन अगर आप आज के होटल कंपनीज की बात करें, ये सारे मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में जा रहे हैं। इसका ये मतलब है कि आपकी आरओसीई जो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बहुत ज्यादा बढ़ेगी यहां से। इंक्रीमेंटली दे विल नॉट बी पुटिंग अप होटल्स ग्राउंड अप। ये बेसिकली एग्जिस्टिंग होटल्स को अक्वायर करके अपना नाम लेंड करके उसको चलाएंगे आगे जाके। तो जो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट का जो मॉडल आ रहा है, मुझे लगता है कि अगले 5-10 साल में ये पूरे इंडस्ट्री को एक तरह से रेवोल्यूशनाइज कर देगा। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात हम कर रहे थे, ये these may be levels that you have never seen before. So I think ये बहुत important point है जो आपके दर्शकों को माइंड में रखना चाहिए कि there is a tectonic shift happening in the way capital is actually employed in this sector. बिल्कुल सही कहा आपने। और आरओसी का मोटा मतलब ये जितना पैसा आपने लगाया उस पर आप कितना वापस कमा रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है जब हम लोग रीड करते हैं। अभिषेक, अगला स्टॉक आपका। तो नीरज जी, अगर कोई होटल में जाएगा तो कपड़े तो पहनेगा। 100% सर, बिना कपड़े कैसे जाएगा सर? जी, तो कपड़े किसके पहनेगा? तो मैं तो ये बिलीव कर रहा हूँ कि इस तरह के होटलों में एक अच्छे कपड़े पहनने के लिए एक अच्छा ब्रांड होना चाहिए। वो ब्रांड जो है वो आदित्य बिरला फैशन से आपको मिलेगा, बिकॉज इस कंपनी ने स्ट्रेटेजिकली जो है कंटिन्यूसली जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो इंडियन ब्रांड्स है, उसको स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन या पार्टनरशिप में इन्होंने इनरोल किया है। जैसे कि अगर आप देखेंगे शांतनु ने निखिल इन्होंने इनरोल किया, और अगर ये स्ट्रेटेजी आप देखेंगे तो इवन रिलायंस रिटेल ने भी इस तरह की स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया है। अगर आप देखेंगे तरुण तिलानी, मनीष मल्होत्रा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे बड़े बड़े जितने भी डिजाइनर्स हैं, उनको कहीं भी ये जो कॉर्पोरेट वाले हैं वो उन्होंने अब स्ट्रेटेजिक टाइप कर लिया ताकि वहां पे वो वॉल्यूम अचीव कर सके। आदित्य बिरला फैशन में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी जो फाइनेंशियल टर्न अराउंड है वो उसको भी हमें मद्देनजर रखना होगा। बिकॉज लास्ट प्री कोविड अगर हम देखेंगे उनके नंबर्स और पोस्ट कोविड अगर उनके नंबर्स देखेंगे तो शायद आप हिसाब नहीं लगा पाएंगे कि किस तरह का ग्रोथ और किस तरह के ऑपरेशनल मैट्रिक्स लेवल पे उन्होंने जो इम्प्रोवाइजेशन किया है वो किस हद तक किया है। सो एक तरह का देख सकते हैं कि फोकस है, कंजम्पशन स्टोरी जो इंडिया की है वो इंटैक्ट रहेगी। और अगेन पोस्ट कोविड सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ चीजें तो शॉर्ट टर्म चली और कुछ चीजें जो है वो एक परमानेंट लॉन्ग टर्म की तरफ जाएगी। अगर हम इंडिया की यूथ स्टोरी को देखें, जहाँ पे करीबन 30 से 35 करोड़ जो ऐसी जनता होगी जो अंडर 30 होने वाली है, तो उनकी एस्पिरेशनल वैल्यू क्या होने वाली है? उनकी एस्पिरेशनल वैल्यू एक ब्रांडेड कपड़े पहनने की है। तो इनके पास वो पोर्टफोलियो है जिसको ये लेवरेज कर पाएंगे अगले 10 साल तक की स्टोरी को अगर हमको प्ले अराउंड करना है। एंड अगेन 2200 करोड़ पे अभी लास्ट कुछ ही दिनों पहले उन्होंने अनाउंस किया है कि 2200 करोड़ रुपए ये रेस कर रहे हैं अपने ग्रोथ को फंड करने के लिए। और अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो वो तो 10,000 करोड़ भी नहीं है। तो अगेन आदित्य बिरला कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। सो एक क्रेडिबल कॉन्ग्लोमरेट की बैकिंग
और एक मिड कैप के अंदर में एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर में एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड गुड क्वालिटी पोर्टफोलियो है क्लोथिंग लाइन की, ब्रांडेड लाइन की, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली एक ये स्टॉक है जो कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होना चाहिए। डेफिनेटली एबी फैशंस, एक मैंने स्टडी पढ़ी थी अभिषेक जी, वो इनर वियर पे थी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी थी। उसमें अगले 10 साल के लिए ग्रोथ बताया गया था कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, रूरल इंडिया से लोग निकल के छोटे शहरों में आते हैं, छोटे से बड़े शहरों में आते हैं, तो एक एस्पिरेशन होता है उनके अंदर कि वो भी ब्रांडेड कपड़े पहने। वो एक्चुअली वो रिसर्च जो पूरी रिपोर्ट थी वो इनर वियर की थी कि वो इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है। मुझे लगता है वो बिल्कुल सेम इस पर रेप्लिकेट होती है। क्या बात है, ब्रांडेड कपड़े चाहिए आपको, शर्ट वैसी चाहिए, ट्राउज़र वैसे चाहिए, शूज़ वैसे चाहिए। तो ये जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है ना, अपर साइड वाली, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसमें तो ये बिल्कुल फिट बैठता है आपका एबी फैशन, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि वो जो शर्ट पहने वो थोड़ा सा लुई फिलिप की दिखे तो मज़ा आ जाता है ना, वो पे कफ पे लिखा रहता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग प्ले है। तो हमने 8 स्टॉक तो आप लोगों से जुटा लिए और आज बातचीत हो रही है मार्केट में स्टॉक पिकिंग की। सीधे सीधे खरीदारी का मौका है, आपको अच्छे शेयर चुनने चाहिए और आपकी मदद के लिए 4 एक्सपर्ट हमने बुलाए हैं जो हमें 8 स्टॉक बता चुके हैं। 8 और उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग 2-2 स्टॉक एक बार में बता दें, जिससे कि हम लोग समय बचाते हुए जल्दी जल्दी कर लें। तो राहुल जी बताइए, अगले 2 स्टॉक आपके कौन से हैं? ठीक है, बहुत जल्दी बता देता हूँ नीरज नहीं, जी। इतनी जल्दी भी नहीं कि आप मतलब एक एक लाइन बताएं, नहीं मतलब आराम से मैं बता दूंगा कब ज्यादा कब कम है। जी, तो पहला है मैकडॉनल्ड्स, जो लिस्टेड फ्रैंचाइज है वेस्ट और साउथ इंडिया की, जो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट के नाम से लिस्टेड है। आई थिंक अगर आप वेस्ट लाइफ को देखें तो करीबन 350 स्टोर्स हैं। आई थिंक इसकी कैपेसिटी मुझे लगता है यहाँ से डबल हो सकती है सिर्फ वेस्ट और साउथ में। इन्होंने बेसिकली पिछले 3 साल में 2 चीजें की हैं। एक तो है होम डिलीवरी, जो आई थिंक उनके टोटल सेल्स का 1/3 हिस्सा बन चुका है, जो कि जुबिलेंट फूडवर्क्स के पास वो एडवांटेज था जो मैकडॉनल्ड्स के पास नहीं था, लेकिन अभी उन्होंने काफी हद तक वो ग्राउंड कवर कर लिया है। और दूसरा है मैकैफे, जो कि उनकी कॉफी फ्रेंचाइजी है, जहां पे उनके जो ग्रॉस मार्जिन हैं वो उनके सिस्टम के ग्रॉस मार्जिन से करीबन 10 से 15% हायर हैं, जो कि ओवरऑल ग्रॉस मार्जिन प्रोफाइल को काफी हद तक इंप्रूव कर देते हैं। तो आई थिंक ये एक ऐसी स्टोरी है जहां पे उन्होंने पूरा जो प्रोडक्ट जो मेन्यू है वो ना ही इन्वेंट किया है, लेकिन एक तरह से री इमेजिन भी किया है। आपको याद होगा पहले वो आलू टिक्की की जो सैंडविच थी वो करीबन 30 रुपए की आती थी, अब वो आपको बेसिकली आलू टिक्की रैप बेच रहे हैं 45 रुपीज में। तो वो 15 रुपए का प्रीमियमाइजेशन हो जाता है। कंटेंट वही है, लेकिन एक बर्गर की जगह उन्होंने एक रोटी में रैप करके आपको दे दिया। तो द पॉइंट इज प्रीमियमाइजेशन है, अंडर पेनिट्रेशन है, डिलीवरी के एडवांटेजेस हैं, और मैकैफे है जहां पे हायर ग्रॉस मार्जिन हैं। और मुझे लगता है कि इन सब के चलते हुए अगर आप इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी प्लॉट कर लें पिछले 5 साल में, डिस्पाइट बीइंग प्रेडोमिनेटली अ डाइन इन प्लेयर, इट्स एक्चुअली बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग ऑन द सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। तो हालांकि शॉर्ट टर्म में आपको वैल्यूएशंस थोड़े रिच दिखेंगे, लेकिन अगर आप इस स्टॉक को अगर 3-4 साल होल्ड कर सके, मुझे लगता है कि अगर कोविड नहीं आया होता तो ये आपको 15 से 18% की रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलरेडी दे चुका होता। तो आई थिंक दिस इज वन स्टॉक दैट आई वुड रेकमेंड। द सेकंड इज, जैसे गौरांग ने पहले दालमिया भारत की बात की, आई थिंक उसमें आप एक और नाम डाल सकते हैं जो कि जेके सीमेंट है। देखिए, ऐसा है कि मॉनसून के बाद नेशनल इलेक्शंस में करीबन 18 महीने रह जाएंगे, और टिपिकली हमने देखा है कि लास्ट 3 इलेक्शन साइकिल्स जो हमने स्टडी किए हैं, इन द रन अप टू इलेक्शंस, टिपिकली सीमेंट की जो डिमांड ग्रोथ होती है वो 10 से 15% के बीच में होती है। कुछ साल 10 होंगी, कुछ 12, कुछ 14, लेकिन 10 से 15% का एवरेज है। और जो इन्फ्लेशन अब चल रहा है, आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू बी लास्टिंग फॉर द नेक्स्ट 2 years। ये कहीं ना कहीं जाके रिवर्स होगा और ये कम होगा। तो अगर आपका डिमांड ग्रोथ इज ओनली गोइंग टू पिक अप एंड यू हैव विजिबिलिटी, और उत्तर प्रदेश के जो इलेक्शंस आए थे उनमें हमको एक झलक मिल गई थी कि किस तरह की इंफ्रा स्पेंडिंग हो सकती है देश में, तो डिमांड ग्रोथ की थोड़ी बहुत विजिबिलिटी है। आई एम रीजनेबली श्योर इन्फ्लेशन विल कम डाउन। जेके सीमेंट में एक और एडवांटेज है कि वो ग्रे और व्हाइट सीमेंट दोनों करता है। द ओनली अदर लार्जर प्लेयर दैट इज डूइंग इट इन इंडिया इज अल्ट्राटेक। वैल्यूएशंस काफी हद तक सस्ते हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने पेंट्स बिजनेस में अपना फोरे अनाउंस किया है, जो कि कुमार मंगलम बिरला ने भी आपके चैनल पे कुछ ही दिन पहले कहा था कि वो भी पेंट्स बिजनेस में जा रहे हैं। इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर अ सीमेंट कंपनी टू एंटर पेंट्स बिकॉज उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑलरेडी होता है। लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट ने वो कैपिटल एलोकेशन कुछ हद से ज्यादा पनिश कर दिया है और उसका मार्केट कैप कुछ 4-5 हजार करोड़ घट चुका है। तो ये प्राइस पे फॉर a player like JK Cement coming at the valuations that it is and giving you good profitability on grey and white cement,
एंड जैसे मैंने कहा, मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन कम होके इनकी जो हम मैट्रिक्स देखते हैं ईवी पर टन, मुझे लगता है कि यहाँ से there is enough scope for it to go up by at least 40 to 50% in the next 2 years. So I think two other names जहां पे मैं आपके निवेशकों को या दर्शकों को कहूंगा कि मुझे अच्छे लगते हैं, वो एक है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट जो कि मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी है, और दूसरा है जेके सीमेंट। बिल्कुल सही कहा आपने सर। सीमेंट कंपनियों के साथ, जेके के साथ तो इनकी वॉल पुट्टी भी है, सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है ये वॉल पुट्टी। जेके वॉल पुट्टी बड़ी फेमस है और बहुत चलती है, गजब की। उसकी भी एक अलग से रिपोर्ट छपी हुई है केवल पुट्टी मार्केट की, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, पढ़नी चाहिए लोगों को। गौरांग सर, अगले 2 स्टॉक्स। तो वाजपेयी साहब, अब आईटी क्षेत्र पर हमने ध्यान दिया है और स्टॉक पसंद किया है टेक महिंद्रा। और ये कंपनी मैनेजमेंट को लेकर के, नतीजों को लेकर के, हालांकि पूरे आईटी क्षेत्र में हमने थोड़ा बहुत दबाव देखा था, लेकिन टेलीकॉम क्षेत्र के साथ साथ ये बाकी बहुत सारे क्षेत्रों को अपनी सुविधाएं और प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध कराती हैं। और ये जो पूरा प्राइस करेक्शन आया है, क्योंकि आपने सूचकांक में 15% से ज्यादा का करेक्शन देखा है, लेकिन आईटी क्षेत्र में मेरे ख्याल से उस पर आईटी इंडेक्स अगर आप देखें तो ज्यादा करेक्शन हमने देखा है दिग्गज सूचकांक के मुकाबले। और क्योंकि मूल्यांकन और ये जो गोरे बेच के गए हैं, मेरे ख्याल से पिछले साल अक्टूबर से कल तक के आज तक करीबन 2,50,000 करोड़ की बिकवाली की है, और ज्यादातर इनका निवेश होता है आईटी क्षेत्र और ऐसे सब दिग्गज क्षेत्र और कंपनियों में। तो ये जो करेक्शन आया है बहुत बड़ा मौका है। नतीजों को देखकर के हम काफी उत्साहित हैं कि आने वाला भविष्य काफी उज्जवल होगा। और टेक महिंद्रा का जो लक्ष्य हमने लंबी अवधि के लिए निर्धारित किया है वो करीबन 1400 का है। और आईटी क्षेत्र के पश्चात आखिरी जो क्षेत्र होगा वित्तीय क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर बैंक में आईसीआईसीआई बैंक और कुछ वाजपेयी जी ऐसी कंपनियां होती है जिनका सिर्फ नाम ही काफी है। हाँ, एक दौर था जब कुछ गड़बड़ी को लेकर के टॉप मैनेजमेंट में काफी कुछ सवालिया निशान उठाए थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में, महीनों में और तिमाहियों में अगर आप नतीजों पर ध्यान डालें तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुधार हुआ है। रिकवरीज की रन रेट काफी ऊपर गई है, ग्रॉस नेट एनपीए नीचे है, लोन बुक ग्रोथ के तहत आपको नेट इंटरेस्ट इनकम और मार्जिन में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दी और प्रोविजंस भी नीचे आए हैं। और हमारी जो सोच और विचारधारा है कि क्रेडिट डिमांड को लेकर के आने वाले समय में एक बहुत बेहतरीन प्रभाव न तो सिर्फ बैंकिंग क्षेत्र पर पड़ेगा, लेकिन एनबीएफसीज को भी आपको बहुत बड़ा फायदा होता हुआ दिखेगा। तो एक्सिस बैंक को हमने पसंद किया है, लक्ष्य रखा है करीबन 840 जी। आईसीआईसीआई बैंक ना सर? जी बिल्कुल, आईसीआईसीआई बैंक। परफेक्ट। तो आईसीआईसीआई बैंक और टेक महिंद्रा, ये 2 गौरांग सर की और पसंद है। अब है सर नेक्स्ट 2। जी बिल्कुल, आईटी की बात चल रही है और आई थिंक इस टाइम पे मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि सारे पैनलिस्ट हमारे आईटी पे काफी पॉजिटिव है, क्योंकि जो करेक्शन है 30-35% की लीडिंग मिड कैप आईटी स्टॉक्स में भी, वो काफी अट्रैक्टिव और लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज दे रही है। तो हमारे पोर्टफोलियो में भी स्टॉक है एलटीआई, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक पहले जिसका नाम था। कंपनी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज पे फोकस्ड है, मैनेजमेंट काफी अच्छा है। ऊपर में प्राइस इसका 7,500 तक चला गया था, अब वो 4,000 के आसपास आ गया है, तो करेक्शन भी अच्छी हुई है। और सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट जो इसमें हम अभी देख रहे हैं कि जो माइंट्री के साथ उन्होंने मर्जर अनाउंस किया है, उससे कंपनी जो है उसका साइज 1.5 गुना बढ़ जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा अभी जिस लेवल पे है। और उसकी वजह से वो इंडिया की नंबर 5 कंपनी हो जाएंगी बाय साइज। और साइज का आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री में बहुत महत्व है, क्योंकि आप ग्लोबली जब बड़े आरएफपीज को आपको बड़े डील्स के लिए बुलाया ही नहीं जाएगा अगर आपका एक पर्टिकुलर साइज नहीं है। तो अगर आपको $250 मिलियन की, $500 मिलियन की डील्स के लिए बिड करना है तो साइज बहुत जरूरी है। और अभी हम देखें जो $1 बिलियन की बिड्स हैं वो पूरी दुनिया में 4-5 कंपनीज ही कर पाती हैं, जैसे टीसीएस है, कैपजेमिनाई है, एक्सेंचर है और आईबीएम है। तो उसके नीचे भी जो कंपनीज हैं, इन्फोसिस वगैरह हैं, जो $500 मिलियन तक कर पाती हैं। तो अब इनका साइज बढ़ेगा एलटीआई का, और कॉस्ट सिनर्जीज भी उनको मिलेंगी। तो एलटीआई का मुझे लगता है कि काफी पॉजिटिव आउटलुक है फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स एटलीस्ट। मैनेजमेंट टीम काफी स्टेडी है, स्टेबल है, तो हर तरह से मतलब दे शुड बी फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, इसको हम कहते हैं कि इसमें कोई ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उनको। और वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है, अभी 24 से 27 टाइम फॉरवर्ड अर्निंग्स पे चल रही है और कैश फ्लो में से डिविडेंड भी अच्छा देते हैं। तो एलटीआई एक मुझे अच्छी कंपनी लगती है। और दूसरा नीरज जी जो है हमारी कंपनी वो है एंजल वन।
जो कि इंडिया की नंबर 3 डिजिटल ब्रोकिंग कंपनी है आफ्टर जीरोधा और अपस्टॉक, जो कि दोनों अनलिस्टेड हैं। एंजल वन एक लिस्टेड कंपनी है और आज ही उन्होंने अनाउंस किया कि उनके टोटल जो कस्टमर बेस है वो 1 करोड़ का हो गया है। और कंपनी ने ऑलरेडी आईपीओ से लेके अब तक अच्छा रिटर्न दिया है और ये जो करेक्शन हुई है उसमें स्टॉक प्राइस भी अच्छा करेक्ट हुआ है। 2000 हो गया था रिजल्ट्स के बाद, जो कि अब 1400 पे आ गया है। तो 30% की करेक्शन जो है वो बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी दे रही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को एंट्री करने के लिए। पिछले क्वार्टर में 200 करोड़ का प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट था। मतलब कितनी कंपनीज हैं इस देश में जो इतना बड़ा नेट प्रॉफिट बनाती है क्वार्टरली बेसिस पे, और टारगेट है कि 1000 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो जाएगा, एनुअल नेट प्रॉफिट जल्दी ही। तो डिविडेंड भी देते हैं 28 रुपए का, तो शेयर होल्डर फ्रेंडली भी है। तो जिस तरह से कैपिटल मार्केट एक्टिविटी बढ़ रही है ओवरऑल, हो सकता है कुछ क्वार्टर में कम हो, कहीं ज्यादा हो, पर वो बढ़ेगी। और जैसे वो बढ़ेगी वैसे ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन ब्रोकर जो है इनका मार्केट शेयर तो ऑलरेडी बढ़ता रहेगा। तो ये एलटीआई और एंजल वन जो है ये मेरे दूसरे रिकमेंडेशन रहेंगे। सर ये एंजल वन आईटी कंपनी है ना? सॉरी कौन सी? एंजल वन डिस्काउंट ब्रोकर, अपना जो ब्रोकिंग कंपनी एंजल ब्रोकिंग। सर ये एंजल वन और आईसीआईसीआई बैंक ये सर बेसिकली अब आईटी कंपनी है। इनका सब काम अब टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे होता है। इवन वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट भी उसी सब। देखिए ये हम लोग मजाक में नहीं कह रहे, सीरियसली ये टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा अडॉप्ट कर लिया इन कंपनीज ने कि अब ज़्यादातर काम, मैं तो 15 साल से बैंक की ब्रांच में गया ही नहीं आज तक। आईसीआईसीआई बैंक में मेरा कॉर्पोरेट अकाउंट है, लेकिन मैं कभी गया ही नहीं वहाँ पे, सब कुछ घर बैठे होता है। तो ये क्वासी टेक्नोलॉजी कंपनी है, एंजल वन भी वही है। एक सवाल लेकिन मेरे आईटी से, चूंकि 2-3 लोग बता चुके हैं, बड़ा विश्व दुनिया भर में बहुत कमजोरी देखी गई नैस्डैक में, तो एक चीज़ में से क्लैरिफिकेशन चाहिए कि क्या ऐसा कोई डर तो नहीं कि आईटी स्पेंडिंग कम हो जाएगी तो उसकी वजह से इनको थोड़ा सा दिक्कत हो सके? अभय जी या गौरांग जी, आप जवाब देना चाहें? देखिए 15 साल हो गए आप बैंक में नहीं गए। हाँ। और इसकी वजह यह है क्योंकि आप संतुष्ट हैं और घर बैठे बैठे आपका काम हो रहा है और आप अपने आप को बहुत ही सुरक्षित और महफूज कर रहे हैं। और ये सुरक्षित और महफूज और जो इंटीग्रल जो गेटवे है उसको सुरक्षित रखने के लिए निरंतर सभी एंटिटीज, चाहे वो बैंक हो, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस हो, सर्विसेज ओरिएंटेड क्षेत्र हो, कोई भी हो। और नीरज जी, अगर हम और आप एक सामान्य नागरिक होते हुए हमारी जिंदगी में पूरे दिन में हम इतना अगर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं तो आप एक सोच रख सकते हैं कि छोटी मझौली या बड़ी कंपनियों को इसकी कितनी आवश्यकता होगी। और आजकल जिस तरीके से जो फ्रॉड हो रहे हैं या फिर फिशिंग हो रहा है या फिर वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज करके अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं, तो आपको अपने जो प्लेटफॉर्म्स है उसको सुरक्षित करने के लिए महंगाई को नजरअंदाज करके खर्चा करना ही पड़ेगा और आपको अपना बेस बढ़ाना ही पड़ेगा। तो मुझे नहीं लग रहा, और ये जो न्यू नॉर्मल के तहत हम जी रहे हैं वाजपेयी साहब, ये अपने आप में ही एक बड़ा कारण है कि आपको आईटी क्षेत्र को ध्यान रखना चाहिए। कोई शक नहीं सर, मैं इसमें बिल्कुल 100% सहमत हूँ कि आईटी हमारी जिंदगी में हर चीज़ में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। इसीलिए मैंने कहा कि एंजल वन हो या वेस्ट लाइफ हो, ये एक तरीके से आईटी प्लेटफॉर्म के जरिए ही हमारी लाइफ को इजी बना रही है। अभिषेक जी, नेक्स्ट 2 स्टॉक्स। सो नीरज जी, मेरी जो सहमति है वो बिल्कुल अपने पैनल के साथ है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो आईटी एंड फाइनेंशियल्स यहाँ पे ज्यादातर जो है फोकस हम लोग यहाँ कर रहे हैं। एंड मेरे भी जो 2 स्टॉक है वो अगेन इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट पिक है वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, जो ज्यादा फोकस वही जो जैसे कि अभी एंजल वन की हम डिस्कशन कर रहे थे, वो यहीं पे आती है बात की, जहाँ पे ये जीरो डिस्काउंट ब्रोकरेज वाली जो बिजनेस है उसके अंदर में इन्होंने जो मार्केट शेयर गेन किया है लास्ट 2 सालों में, स्पेशली पोस्ट कोविड, वो फिनोमिनल है। जिस तरह की अकाउंट ओपनिंग हुई उसमें जो मैक्सिमम गेन अगर आप देखेंगे टॉप 3 कंपनीज में, जिसमें आपको जीरोधा जो अनलिस्टेड कंपनी है, तो वहां पे अगर आप लिस्टेड में देखेंगे तो एंजल वन या आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज आपको मिलेगी जो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी थी इस पूरी मुहिम में। अगेन नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में भी इन्होंने फिनोमिनल जो है रिपोर्ट किए हैं अपने रिजल्ट्स को। वहां पे कहीं भी आपको दिखेगा नहीं कि कोई भी ऐसा कोई वर्टिकल उन्होंने छोड़ा है, बिकॉज उनके पास इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी है, फाइनेंशियल सर्विसेज भी है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो हर तरह का एक पूरा जो प्ले है फाइनेंशियल सर्विसेज का, वो आप जो देख सकते हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में।
अगेन ये स्टॉक जो है वो करीबन करीबन 50% अपने लास्ट हाई से करेक्ट हो चुका है पिछले 6 महीने में, एंड अगेन मार्केट से ही लिंक्ड इसी करेक्शन देखी जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि इस प्राइस पे ये एक बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट है, बिकॉज ये जो बिजनेस है ये सस्टेनेबल है, अगेन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे ही प्ले हो रहा है। सो ये एक बेनिफिशियरी है, बिकॉज इन्होंने डेफिनेटली वो स्पेंड किया अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में, जहाँ पे ये बेनिफिट कर रहे हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे कोई और दूसरी ब्रोकिंग फर्म जो ट्रेडिशनल है, तो उनकी मार्केट शेयर डिक्लाइनिंग ट्रेंड में गई है, राइट। सो देयरफॉर ये एक डेफिनेटली क्रेडिबल कंपनी है। एंड ऑफ कोर्स आईसीआईसीआई, जैसे कि अभी कुछ देर पहले हमारे कलीग ने भी मेंशन किया कि अब जाके मैनेजमेंट जो है वो स्ट्रीमलाइन हो गया है, फोकस्ड हो गया है, और कई सारे क्वेश्चन मार्क जो है अब जाके वो थोड़े हट रहे हैं। तो डेफिनेटली जो वैल्यूएशन मिलना चाहिए कंपनियों को, वो मुझे लग रहा है अभी भी कैचअप हो रहा है, एंड देयरफॉर दिस कंपनी कैन बी अ बिग बेनिफिशियरी। एंड मेरा लास्ट स्टॉक पिक जो है वो है जेंसार टेक्नोलॉजीज, अगेन आईटी कंपनी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि टिपिकली हम लोग हमारे लेवल पे मैनेजमेंट चेंज या कोई भी प्रोफेशनल मैनेजमेंट अगर आता है नया, उसको हम लोग बहुत वैल्यू करते हैं, बिकॉज वो दर्शाता है कि किस डायरेक्शन में कंपनी जा सकती है। तो इनके जो सीएफओ अभी आए हैं, ही इज एक्स इन्फोसिस, एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव जो है इस कंपनी ने अभी लिया है। दे वर ऑलरेडी डूइंग वेल, इनकी कंज्यूमर सर्विस जो बिजनेस है वो भी काफी अच्छी तरह से टर्न अराउंड हुई है, जहाँ पे इन्होंने फिनोमिनल ग्रोथ रिपोर्ट किया है। अगर आप इसके Q4 को नंबर्स को देखेंगे जो अभी हाल फिलहाल रिजल्ट आई थे, वहां पे उनके रेवेन्यू ग्रोथ 27% प्लस थी, राइट। किसी आईटी कंपनी में इस तरह के नंबर्स स्पेशली इंडिया फोकस में जल्दी से आते नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम इनका जो है वो चलता रहेगा। अगेन सप्रेस्ड वैल्यूएशन है, काफी हद तक इसमें भी करेक्शन हमने देखा, जो कि ग्लोबली भी अगर आईटी राउट हमने जो देखा है वो हर जगह इंडिया में भी वो हुआ है। इंपॉर्टेंट ये कि क्वालिटी स्टॉक्स अगर अभी आप अपने पास रखेंगे, जो बाउंस बैक आएगा मार्केट के अंदर में वो शार्प आएगा, एंड देयरफॉर इस तरह की कंपनियों को ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, जहां पे आप एक इमीडिएट गेन भी देख पाएंगे। ओवरऑल लॉन्ग टर्म बेसिस मुझे लग रहा है कि ये पोर्टफोलियो में होना चाहिए, देयरफॉर रिकमेंडेड बाय। आईटी का डोमिनेंस है सर, आईटी बहुत ही मतलब हर जगह आगे रहते हैं इंजीनियर लोग। ये आईटी वाली कंपनी जो है ना एकदम छा गई हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि आईटी का जो इस्तेमाल है जिस तरह से हमारी डेली लाइफ में बढ़ रहा है, उसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, मैं एक सवाल ये आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। सबने अपने अपने 4 स्टॉक बता दिए हैं। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि इनकी रैंकिंग कर दीजिए, इसमें से एक जो सबसे नंबर 1 पे है, जिसमें बिल्कुल मंडे को उठते ही आदमी को निवेश के बारे में सोचना चाहिए, तो वो कौन सा होगा इन 4 में से? अगर आपको चुनना हो खुद को कि ये मेरा नंबर 1 पिक है। मैं ये बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि वो बाकी 3 किसी कैटेगरी से नीचे बेस्ट स्टॉक है सारे, लेकिन उनमें से एक अगर वैसे ही चुनवाएं आपसे, तो राहुल जी बताइए टॉप कौन है उस 4 में से? जेके सीमेंट। वाओ, सीमेंट का प्ले। वरांग सर? टाटा केमिकल्स। केमिकल। राहुल सर ने बताया जेके सीमेंट और टाटा केमिकल्स। अबे सर? जी मैं कहूँगा एंजल वन। ब्रोकिंग। अभिषेक, ब्रोकिंग? नहीं, मैं जैसे कि आईटी पे थोड़ा ज्यादा बुलिश हूँ। अगेन अब पिक बिटवीन जेंसार एंड परसिस्टेंट कैन एनीथिंग, बट मैं परसिस्टेंट के साथ जाऊँ। परसिस्टेंट। तो मतलब एक तरीके से ये चारों सेक्टोरली आपने देखा कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके के बेहतरीन पिक्स आपको मिले। इन चारों में ही आप निवेश कर सकते हैं। चारों बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, और जो हमने शुरुआत में कहा था कि चूँकि मार्केट मौके दे रहा है, आपको इस वक्त ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, ये बताइए सर, ये मैं आपके साथ एक डेटा शेयर करता हूँ, मुझे बताइए इसमें निवेश कैसे किया जाए? मर्सिडीज़, BMW, ऑडी, पोर्श और लंबोर्गिनी, कोई तरीका है इसमें निवेश करने का सर? ये इनके Q1 के नंबर देखिए आप, क्या ज़बरदस्त बेचा इन्होंने। 30% की ग्रोथ है केवल कैलेंडर ईयर 22 के पहले क्वार्टर में। कंजम्पशन की स्टोरी देखिए, कैसे 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 निवेश करें इसमें? अभिषेक बताइए। नकदी की कोई कमी नहीं है। गाड़ी खरीद ले क्या? नकदी की कोई कमी नहीं है। ये तो एक डर बैठ गया लोगों में कि हाँ फलाना हो जाएगा, ढिकना हो जाएगा। LIC का IPO आया तो बहुत सारे पैसे सेकेंडरी मार्केट में से निकल के प्राइमरी मार्केट में निकल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये जो आंकड़े अभी आप जिक्र कर रहे हैं, तो जो नाम आपने अभी अभी लिया है, ये अपने आप में ही मेरे ख्याल से एक पुरावा है कि आगे के आने वाले समय में भी मेरे ख्याल से नकदी को लेकर के, और खास करके हमारे जैसे देश में जहां पर इतना बड़ा बड़ा परिवर्तन हो रहा है और लोग बाहर के देशों से आकर्षित हो रहा है हमारे देश में आकर के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने के लिए या फिर हमारे शेयर बाजार का एक हिस्सा बनने के लिए, तो मुझे नहीं लग रहा है कि
ऐसा डर आपको रखना चाहिए कि नकदी के कारण आपको बाजार में बहुत सारा नीचे की तरफ का दायरा या फिर हमारी विकास दर है उसमें नीचे की तरफ दायरे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मेरे ख्याल से आपको मौका उठाना चाहिए ऐसी परिस्थितियों का और मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनना चाहिए। एग्जैक्टली मैं ये नंबर इसलिए शेयर कर रहा था क्योंकि कंजम्पशन की स्टोरीज आप देखिए, हम लोग तो रोज़ नंबर से ही देखते रहते हैं। ये नंबर मैंने इकट्ठे कराए और इसको फिर हमने एक्सट्रापोलेट किया कि किस किस तरीके से कंजम्पशन ड्राइव इंडिया में चल रहा है। 30% की ग्रोथ एक एक क्वार्टर में इस तरह से आते दिख रही है। रियल एस्टेट में आप देखिए क्या ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये इस बात की राहुल पुष्टि करता है कि जो लोगों के अंदर एक डर रहता है कि अरे पता नहीं डिमांड है कि नहीं, ग्रोथ है। आप रियल एस्टेट के नंबर देख लीजिए, आप कारों के नंबर देख लीजिए, या आप और रिटेल में जाके नंबर देख लीजिए। डेटा कंजम्पशन का नंबर आप देखिए क्या सॉलिड नंबर है। नीरज जी, एक फिल्म आई थी, उसका जो शीर्षक था वो था कल हो ना हो। उसका जो टाइटल ट्रैक था इस तरह से था कि यू नो हर पल यहाँ जी भर जियो, क्या पता कल हो ना हो। तो आई थिंक कोविड ने ये बहुत इम्पैक्टफुली चेंज कर दिया है। जब मैं अपने फैमिली मेंबर्स या दोस्तों को देखता हूँ, दे वांट टू कंज्यूम टुडे। कोविड से पहले दे स्टिल वांटेड टू सेव। एंड जब आप मिलेनियल्स की बात करें, फॉरगेट मिलेनियल्स, अगर आप द फ्यूचर ऑफ इंडिया कंजम्पशन देखें, जो 15 से 25 की एज ग्रुप हैं, उनको चीजें अभी के अभी चाहिए, उनको वेट नहीं करना है। तो आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू गो थ्रू अ फेज ऑफ अमेरिकनाइजेशन, जहां पे अमेरिका की सेविंग्स कोलैप्स होके कंजम्पशन में गई थी। आई थिंक इंडिया इज ऑन द कस्प ऑफ दैट। इट्स अ मल्टी डेकेडल स्टोरी। आपने मर्सिडीज का जिक्र किया, मैं आपको एक आंकड़ा बता देता हूं जो कि लास्ट ईयर ही निकला था। जो आप अगर 15 साल पहले देखें, द एवरेज बायर ऑफ द मर्सिडीज वाज इन द एज ग्रुप ऑफ अबाउट 45 to 47. In India today, that age group has come down to between 35 to 40. That is a very material shift. तो पॉइंट ये है कि अगर आप थोड़ा लोन भी लेके इसको EMI अफोर्ड कर सके, लोग आज के आज इसको कंज्यूम करना चाहते हैं, which is why I think consumer discretionary as a space will outperform consumer staples in a very big way. क्योंकि आप जिस तरह से आपके एक पहले गेस्ट ने जिक्र किया था कि आप होटल में जाएंगे तो कपड़े अच्छे हैं, इट इज अबाउट सेल्फ प्रोजेक्शन। आप जब बाहर जाते हैं, आप लोगों को ये नहीं बोलते कि आपने किस शैम्पू से नहाया या कौन से साबुन से नहाया या कौन से टूथपेस्ट से अपने दांत ब्रश किए, लेकिन जो आप कपड़े पहन रहे हैं, जो आप जूते पहन रहे हैं, जो आप घड़ी पहन रहे हैं, चश्मे वगैरह, इन सब का एक बहुत आई थिंक सोसाइटी पे एक प्रभाव पड़ रहा है, और ये बहुत सबकॉन्शियसली हो रहा है नीरज जी, लेकिन ये विजिबल है। तो इसीलिए जो आप आंकड़े बात करें, आप DLF के प्रीमियम सेल्स देख लीजिए, आप लुई विटॉन के सेल्स देख लीजिए। आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, विक्टोरिया सीक्रेट इज लॉन्चिंग देयर फर्स्ट ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर इन बॉम्बे इन द नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर। ये सब बहुत अच्छे करेंगे बिकॉज टुडे द कंज्यूमर इज हियर एंड नाउ। आई थिंक कोविड हैज चेंज दैट। कल हो ना हो, आज कंज्यूम करो। ये बात आपने जो राहुल जी कही ना, बस एक लाइन में इसमें जोड़ूं। मुंबई के एक बहुत ही टॉप बिल्डर्स से हमने बात की, हमारे शो में ही आए थे। हमने उनसे ऐसे ऑफबीट क्वेश्चन पूछा कि क्या कोविड के समय लोगों की साइकोलॉजी कुछ बदली है क्या, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आपने लग्जरी होम के दाम बढ़ाए 15%। तो उन्होंने कहा जनरली ये बात सिर्फ बोर्डरूम में डिस्कस होती है कि ये बात सच है कि जो अभी 1 BHK में रह रहा है वो 2 लेना चाहता, 2 वाला 3 लेना चाहता, 3 वाला 4 लेना चाहता है। इट इज़ हैपनिंग, इसलिए हमको दाम बढ़ाने पड़े क्योंकि लग्जरी में डिमांड नॉर्मल हाउसेस से बहुत ज़्यादा है। तो जो बात हम यहाँ कहने की कोशिश करें, जो हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि कंजम्पशन की स्टोरी इंडिया में, डिस्क्रिशनरी स्टोरी इंडिया में बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप ये बिलीव करिए और इन स्टॉक्स में आप निवेश करिए, पढ़िए, शो को देखिए दोबारा, अपनी स्टडी करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, लेकिन आप निवेशित रहिए, तभी आप वेल्थ कमा पाएंगे। फिर आप मर्सिडीज़ भी खरीद सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा वीकेंड मनाइए आप सब लोग। सोमवार को फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।